हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्वेश्चन 2021 में 5 मार्क्स में क्वेश्चंस जो आ रखे हैं इनकम टैक्स लॉ के। सो आई होप जो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें 2021 का ही फर्स्ट क्वेश्चन कवर अप किया था, दैट इज़ सेकंड वन। सो काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैम 2021 के क्वेश्चन पेपर के भी क्वेश्चंस कवर अप करिए, और कुछ बच्चे कह रहे थे जी मैम 2022 के भी क्वेश्चन पेपर्स कवर अप करिए। सो उन स्टूडेंट्स के लिए एक बात कहूँगी कि 2020 के क्वेश्चन पेपर्स वो होंगे जो आपके इस दिसंबर में पेपर होने वाले हैं, ठीक है। सो मेरे पास 2021 तक के लास्ट एग्ज़ाम्स हैं क्योंकि मैंने दिया था 2021 में पिछले ही साल। सो उससे बीच में मुझे लगता नहीं है कोई एग्ज़ाम हुआ होगा, ठीक है। सो अभी आपका होगा डायरेक्टली। सो अगर किसी को लगता है कि 2021 का क्वेश्चन पेपर है, सो प्लीज़ शेयर विद मी, क्योंकि कुछ सेम्स होते हैं जिनके पेपर्स हमारे होते हैं मई के मिड नियर बाय जून मार्च अप्रैल में शायद। सो वो गिने जाते हैं उस ईयर के, और जो होते हैं दिसंबर पिछला ईयर हो जाता है ना, तो वो उसके पिछले गिने जाते हैं। सो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं काफ़ी सारे, मुझे बोल रहे थे 2022 के भी शेयर किया जाए। सो उनके लिए एक ही बात है, 2020 के आप ही के पेपर होंगे और आप पेपर देने के बाद मुझे क्वेश्चन पेपर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जो बच्चे मेरे पास आएँ उनको 2022 का क्वेश्चन पेपर मैं प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है जी। सो क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आया था 2021 के, यानी कि 2021 में जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुए थे, अब 2022 चल रहा है तो इसके दिसंबर में जो होंगे वो आपके कहलाएंगे, ठीक है। पिछली बार कोविड की वजह से एग्ज़ाम जन फेब में टले थे, पर वो कहलाएंगे 2021 के ही। सो क्वेश्चन क्या है जो हमने कवर करना है जी, स्टेट द टैक्सेबिलिटी इंस्टेंस व्हेन गिफ्ट रिसीव बाय अ पर्सन इंक्लूड इन हिज इनकम। अगर कोई गिफ्ट है, जैसे क्वेश्चन मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ, अगर कोई गिफ्ट है मुझे किसी से रिसीव हो रहा है एज अ, जिसमें मेरी इनकम है, जैसे गिफ्ट है मनी की फॉर्म में रिसीव हुआ, तो वो मेरी एक तरह से इनकम हो गई। मुझे कहीं से, जैसे हम लोग मान लेते कि गिफ्ट रिसीव हुआ है, तो इसमें मैं आपको एक छोटी सी टर्म या एडवांस टिप बताती हूँ कि इन कैश भी एक अमाउंट तक का गिफ्ट होता है, जो मतलब जैसे एग्जाम्पल 50,000 लगा लो, इन कैश अगर आपको कोई 50,000 तक का गिफ्ट दे रहा है तो उसको आप लोग की इनकम ट्रीट नहीं किया जाएगा। बट इन केस अगर कोई आपको गिफ्ट कर रहा है जी 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए इन कैश या चेक में, मतलब मनी की फॉर्म में, कोई गिफ्ट नहीं है ऐसे एक्सपेंसिव जैसे कोई वॉशिंग मशीन दे दी या कुछ दे दिया, वो चीज़ नहीं है, सिंपल कैश फॉर्म में है, बट चेक क्या हो सकता है पेमेंट। तो उस केस में अगर 50,000 से जितना अमाउंट अबव गया तो वो आपका माना जाएगा कि आपकी इनकम हुई है इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आई होप क्लियर है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट दी टैक्सेबिलिटी, टैक्स लगेगा कौन से गिफ्ट्स हैं जो पर्सन को रिसीव हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ हिज इनकम। इन केस ऑफ वो मॉनेटरी गिफ्ट्स भी हो सकते हैं और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। पहले तो मॉनेटरी गिफ्ट्स जो हो गए, मैंने आपको कुछ बताया, मॉनेटरी गिफ्ट्स में आपको पैसे अगर कोई दे रहा है उसमें एक लिमिट सेट होती है जो हम आगे रीड करेंगे क्वेश्चन में, उसके एक सीट चले गए तो टैक्स लगेगा। और इमूवेबल प्रॉपर्टी जस्ट लाइक हाउस, ठीक है, और भी होती हैं, वो आपको आगे पता चल जाएंगी जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे। सो चलते हैं आगे क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। फ्रेंड्स, आंसर स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत छोटी सी है, माइनर सी है, इस क्वेश्चन के बदले में आपसे एक हेल्प चाह रही हूँ। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, और अगर अभी तक मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो यार, क्या जाता है, ठीक है। तो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करें सो दैट आपको भी मज़ा आए। क्वेश्चन में आपको याद होएगा मॉनेटरी गिफ्ट्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट्स। सो देखो जी, पहले तो आपको इंडिया का आई थिंक कल्चर पता है, इंडिया में रहते हैं। इंडिया में क्या होता है, इन इंडिया गिफ्ट्स आर गिवन ऑन वेरियस ओकेजन्स, जैसे अभी फेस्टिवल्स आ रही हैं, दिवाली आ रही है हमारी जी, सबसे बड़ा त्यौहार होता है, सबसे ज़्यादा गिफ्ट्स इसी फेस्टिवल पे होते हैं, ठीक है। सो इंडिया में बहुत सारी ओकेजन्स ऐसी होती हैं जिसमें गिफ्ट्स दिए जाती हैं, किसी की मैरिज है, दिवाली है, होली है, कोई किसी का बर्थडे है, सो गिफ्ट्स होते हैं, ठीक है, जो उनको कौन देते हैं, उनके लव वंस। इन फर्स्ट पॉइंट में जो मैंने बोला ना वही लिखा है, पर
मुझे रीड करके बताऊंगी, फिर बच्चे बोलेंगे कि दी आपने रीड किया पर ये नहीं देखा मैंने पहले समझाया। इंडिया में जो गिफ्ट्स हैं वो वेरियस ओकेजन्स पे दिए जाते हैं, सच एज फेस्टिवल, दिवाली, होली। कोई ओकेजन है मैरी का जिसमें लोग अपना शो करते हैं अफेक्शन, प्यार, यानी कि लव वंस, मतलब जो उनको बहुत प्यारे होते हैं उनको अपना प्यार शो करते हैं। ठीक है, क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या लिखा है, बट नाउ द गिफ्ट्स आर ऑल्सो यूज फॉर टैक्स प्लानिंग पर्पस। आजकल लोग पता क्या करते हैं, गिफ्ट्स को कैसे यूज़ करते हैं। भाई मैं हूँ, मेरे ब्रदर का बर्थडे है, अब मेरे पास कुछ ज़्यादा ही कुछ इनकम है जिस पर टैक्स लगता है, तो मैंने उसको एज अ गिफ्ट 5 लाख रुपए गिफ्ट कर दिया, एज अ तेरा बर्थडे है, चल जा ऐश कर, तेरी हो गई ये इनकम। तो एक तरह से उसको गिफ्ट मिला है, पर मुझे ही पता है मैंने टैक्स से छुटकारा पाया है या क्या किया। ठीक है, सो आजकल जो लोग हैं वो क्या करते हैं, नाउ द गिफ्ट्स आर ऑल्सो यूज फॉर द टैक्स प्लानिंग पर्पस। लोग टैक्स से बचने के लिए भी इसका यूज करते हैं। और कई लोग तो अपने जो गिफ्ट्स रिसीव हुए होते हैं उनको शो ही नहीं करते अपनी बैलेंस शीट्स वगैरह में। वो सोचते हैं कि ये तो जस्ट एक किसी ने हमें अपना लव शो किया है, प्यार शो किया है, तो लोग उसको शो ही नहीं करते हैं। ठीक है, जबकि मैं बता रही हूँ कि गिफ्ट्स भी एक लिमिट तक टैक्स से एग्जम्प्ट होते हैं। जब वो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं ना, तो उनके ऊपर आपको एज ए इनकम ट्रीट करके गवर्नमेंट उसके ऊपर आपको टैक्स लगाती है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एनी अमाउंट ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। वो हम आपको आगे अभी बताएंगे कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस है जिनमें टैक्स एग्जम्प्ट होएगा और किस पे लगेगा। ठीक है, आई होप ये 2 पॉइंट्स क्लियर है। अब देखो, टू नॉन डिस्क्लोजर, अगर आप लोग बाय चांस ये गलती करते हो जो मैंने बताई, आप डिस्क्लोज नहीं करते हो अपने गिफ्ट्स को अपनी बैलेंस शीट में, तो आप लोग एक तरह से अपनी तरफ पेनल्टी जिसको कहते हैं उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है इसके लिए। सो जिसकी रेंज हो सकती है आपके जो भी अमाउंट है उसका 50% या ज़्यादा से ज़्यादा 200% आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ सकता है। सो ध्यान रखिएगा, गलत कुछ भी स्टेप लेने से पहले। अब गिफ्ट्स हैं हमारे यहाँ तो इतने बड़े बड़े गिफ्ट्स कोई देता नहीं है, छोटे भी नहीं आते आजकल तो वैसे, बट कई बार कई बड़े बड़ी फैमिलीज में कहीं होता है ना। सो ये जस्ट एक क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं, हमारे में से कोई भी इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग आई थिंक नहीं करता। सो चलो नेक्स्ट पॉइंट फर्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्या है, अगर हमें कोई गिफ्ट रिसीव हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ मनी, पैसे रिसीव हो रहे हैं, वेयर एनी पर्सन रिसीव एनी सम ऑफ मनी। अब देखो किसी को भी कुछ पैसे रिसीव हुए बिना किसी कंसिडरेशन के, विदाउट कंसिडरेशन, और जो वो कंसिडरेशन की वैल्यू है उस अमाउंट को एक्सीड करिए, जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल दी थी 50,000 की, यहाँ 50,000 ही है, एग्जांपल भी मैंने दी थी, ठीक है, यही की। तो 50,000 से तक अगर है तो वो एग्जम्प्ट है, देन द होल ऑफ द एग्रीगेट वैल्यू सच सम शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ द इनकम। अगर वो 50,000 से एक्सीड करती है तो जितना अमाउंट वो एक्सीड करेगी, आई होप क्लियर हो रहा है, यहाँ पे एक्सीड लिखा था, लिमिट नहीं लिखा था। अगर आप किसी को मनी के रूप में कुछ गिफ्ट कर रहे हो तो वो अगर 50,000 से एक्सीड करती है तो जितना होल ऑफ द एग्रीगेट वैल्यू जो भी सम है वो चार्जेबल हो जाएगी अंडर द टैक्स हेड इनकम अंडर अदर सोर्स। आई होप आप लोगों को सैलरी चैप्टर की थोड़ी आइडिया है, अदर सोर्स चैप्टर है आपका एक, तो ये वही हेड्स हैं। आपको अगले सेमेस्टर में इनकी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे पूरे आपको ना पूरी इसी बुक को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। पहले सैलरी क्लियर करो, फिर हाउस प्रॉपर्टी बताओ, फिर वो अदर सोर्सेज बताओ, फिर पीजीबीपी बताओ, सारे हेड्स आ जाएंगे उसके अंदर। तो वो तो चलो नेक्स्ट सेम में, तब आपको इसको क्वेश्चन को करना नहीं, बट अभी के लिए बेसिक बता रही हूँ। कम अंडर दी हेड अदर सोर्सेज आपका इस बुक का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, वही हेड यहाँ पे बताया हुआ है, उसके अंदर आपका ये चार्जेबल है, और ये आपको नेक्स्ट सेम में हर चैप्टर के अंदर लास्ट हेड बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस बुक का लास्ट है। नंबर 1 सैलरी रहेगा एज ऑलवेज, जैसे कि इस बुक में है। ठीक है, सो आई होप फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। अगर आपका 50,000 से कुछ भी अमाउंट एक्सीड जाता है एज इन अ गिफ्ट फॉर्म, तो आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन में पूछा गया थी, अगर कोई आपको गिफ्ट रिसीव हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की फॉर्म में। सो इफ एन इंडिविजुअल रिसीव्स एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट पेइंग सिंगल पैनी, बिना सिंगल पैनी मतलब बिना किसी कंसिडरेशन के, और फॉर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन, यानी कि ये पॉइंट फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा,
जब मैं कर रही थी मुझे भी बहुत कंफ्यूज किया इसने, सो मैं कोशिश करूँगी अपनी कन्फ्यूज़न आप में ट्रांसफ़र ना करूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। ध्यान से सुनिएगा। देखो, इंडिविजुअल किसी को भी कोई प्रॉपर्टी रिसीव हो रही है जो इमूवेबल है और विदाउट एनी सिंगल पैनी, मतलब बिना किसी कंसिडरेशन के, ठीक है। और फॉर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन दी स्टैम्प ड्यूटी की जो वैल्यू है विद विच कंसीड दी कंसिडरेशन पे बाय। अब देखो यहाँ पे मैं इजी लैंग्वेज में बताती हूँ आपको। कुछ जैसे आपने ट्रांसफ़र किया विदाउट कंसिडरेशन हुआ, अब वो ट्रांसफ़र की वैल्यू में जो स्टैम्प ड्यूटी, जैसे हाउस ही हो सकती है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी, जस्ट एग्जांपल इमूवेबल प्रॉपर्टी हाउस हो सकता है, मैंने ट्रांसफ़र किया, अब उसमें जो स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू होती है ना वो 50,000 से एक्सीड नहीं जानी चाहिए। अगर वो 50,000 से एक्सीड चली जाती है, इफ़ दैट वैल्यू ऑफ स्टैम्प ड्यूटी शुड बी एक्सीड बाय फ्रॉम 50,000, तो आपके ऊपर 5% टैक्स अप्लाई होएगा। और 50,000 से वो वैल्यू जितनी इंक्रीज होएगी, फॉर एग्जांपल 50,000 है, 75,000 जस्ट एग्जांपल के लिए नहीं, तो 50,000 और 75,000 के बीच में कितना डिफरेंस है? 15,000, सॉरी 15 कह रही हूँ, 50,000 और 75,000 के बीच में कितना डिफरेंस है? 25,000। सो उस 25,000 को आपकी इनकम कैसे माना जाएगा वो भी बताऊंगी, आगे एग्जांपल्स में क्लियर होएगा, ठीक है। उसके ऊपर आपका 5% कंसिडरेशन लगेगा एसटीवी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये जो लिखा है ना थोड़ा सा आप रीड करोगे क्लियर हो जाएगा, मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको समझाया, ठीक है। अब यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब देखो कंसिडरेशन जो है इन केस ऑफ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन वुड बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इन दी हैंड्स। ये यहाँ पे भी वही पॉइंट है कि इसको कौन से हेड के अंडर ट्रीट करेंगे? इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेज, जो आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। इसकी क्लैरिटी आपको भी कम खत्म होते तक तो मिल ही जाएगी कि इनकम अंडर द अदर सोर्स क्या होता है, क्योंकि नेक्स्ट सेम पूरा इसी पे बेस होने वाला है आपका, ठीक है। सो इसको कुछ एग्जांपल्स के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है अनिल है, एक अनिल है, एक अनिल के फादर है। अनिल के फादर ने अनिल को गिफ्ट किया है एक फ्लैट। अब उस फ्लैट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 36 लाख रुपीज़। इस फ्लैट की वैल्यू कितनी है? 36 लाख रुपीज़। और ये फ्लैट उसने उसको गिफ्ट किया है उसके फादर ने। सो ये 50 लाख से 50 लाख से कम है, पहली बात तो 50,000 से कम है, ठीक है। और दिस फ्लैट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, पहली बात ये 50,000 से कम चला गया तो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, फर्स्ट केस हो गया। सेकंड एग्जांपल में देखो सेम कोई पॉइंट को ही समझा रही हूँ। अनिल है, अनिल ने बाय किया फ्लैट, उस फ्लैट की एसटीवी 70 लाख थी। मतलब बात ध्यान से सुनना, वो फ्लैट जो अनिल ने बाय किया ना, उस फ्लैट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 70 लाख थी। पर जो जब उसको अनिल ने वैल्यू परचेज किया तो वो उसने 55 लाख में परचेज किया। अब 70 लाख का कोई फ्लैट था, उसको अनिल ने 55 लाख में परचेज कर लिया, तो 15 लाख का अनिल को क्या हुआ आप खुद बताओ? इनकम हुई 15 लाख की। एक तरह से उसने सेव किए ना 15 लाख, तो उसको हम लोग इनकम ट्रीट कर सकते हैं। अब देखो, अब इसने कितने में खरीदा? 55 लाख से, और ये 50,000 से एक्सीड है। हाँ जी जी है। तो होल ऑफ द अमाउंट हमने वहाँ पे पॉइंट में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, तो अगर उसकी 50,000 से एक्सीड जाती है अमाउंट, तो उसके होल ऑफ द अमाउंट के ऊपर 5% अप्लाई हो जाएगा। सो अब ये देखो यहाँ पे हमने यही किया है। सो यहाँ पे हमारी ये 50,000 से ऊपर गई 55 लाख। सो नाउ एस टी वी एक्सीड 50,000, सो 5% लगेगा हमारा 55 लाख जितने में उसने वो परचेज की है। 5% कितना हो गया? 2,75,000। और जो उसने 50 लाख यहाँ पे सेव किया है 75 लाख और 55 लाख में से, सो दैट शुड बी ट्रीटेड एज अ इनकम ऑफ अनिल। चलो ये तो इनकम है, ये जस्ट एज अ पॉइंट बताया, बट यहाँ पे जो टैक्स है वो 55 लाख के ऊपर 5% लगेगा अगर वो 50,000 टू इंक्रीज करती है तो, होल ऑफ द अमाउंट पे। अब इन केस अनिल ने बाय किया है फ्लैट, अनिल बाय फ्लैट जिसकी एसटीवी वैल्यू, जिस मकान की वैल्यू थी 50 लाख, उसकी वैल्यू थी 50 लाख। अब अनिल ने उसको बाय किया ज़्यादा पैसे दे के, मतलब 62 लाख में उसने बाय कर लिया। उसकी प्रेजेंट वैल्यू उस मकान या फ्लैट की 50 लाख थी, मतलब 50 लाख तक एग्जाम था। अब अनिल को पहले तो ये बताओ, अनिल को कुछ बेनिफिट हुआ? उसने 50 लाख की चीज़ को 62 लाख में खरीदा, उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, एक्चुअल में उसका लॉस हुआ, ठीक है। तो इसमें उसकी इनकम तो कोई जनरेट नहीं हुई, और ऊपर से एसटीवी की वैल्यू
50 लाख तक होएगी तो हमने क्या बोला था कि कुछ टैक्स नहीं अप्लाई होएगा। सो यहाँ पे देखो नीचे क्या लिखा है, नाउ सिंस कंसिडरेशन इज पे मोर। पहली बात उसने अमाउंट ज़्यादा पे किया, 50 की चीज़ थी 62 में खरीदी उसने। पे इज मोर देन एस टी वी, जितनी एस टी वी थी तो उससे ज़्यादा ही पे किया। सो नथिंग विल बी टैक्स इन अनिल हैंड्स, अनिल के हाथों में कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। ये थी 3 एग्जाम्पल्स जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्लैरिफाई करती हैं। और ये है आपका, हमने पहला पॉइंट किया था जो मूवेबल प्रॉपर्टी, सॉरी, गिफ्ट फ्रॉम मनी इन द फॉर्म ऑफ मनी। सो आई थिंक आपको ये दोनों पॉइंट्स की क्लैरिटी है। क्वेश्चन सिर्फ जस्ट 5 मार्क्स के लिए है। इस वीडियो को इतना लंबा खींच के जाने का कोई इरादा नहीं था दोस्तों। सो बट ये वीडियो इतनी लंबी गई, पर मेरा यही क्लैरिफाई करना था कि आपको इस क्वेश्चन को अब दोबारा पढ़ना ना पड़े। मॉनेटरी गिफ्ट्स मैंने बताया, इमूवेबल प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई। मुझे नहीं लगता अब आपको इस क्वेश्चन को, अगर आपने गप्पे मारनी है पेपर में तो दोबारा देखने की ज़रूरत है। ठीक है, सो आई होप मेरी वीडियो ने आपके कुछ वैल्यू प्रोवाइड की है। सो अगर आपको वीडियो समझ आई है, क्वेश्चन में कुछ भी क्लैरिटी मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को फ्रेंड्स लाइक करके जाना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। सो मिलते हैं फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में। 2021 के कोई और क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए।